मूवी की शुरुआत फूमिका से होती है, जिसे मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी है। वो हर हफ्ते ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल आती है। फूमिका अचानक सब कुछ भूल जाती है। ट्रीटमेंट की तौर पे डॉक्टर उसे ब्लू बियर्ड नाम की बुक पढ़ने देता है और उस पे सवाल पूछ के उसकी मेमोरी को टटोलता है, जिनके जवाब फूमिका बराबर से दे नहीं पाती। अब हमारे सामने आता है कुआनू। वो होटल रूम में जाके वहाँ बुलाई प्रोस्टिट्यूट के सर पे बेरहमी से पाइप मार के उसकी हत्या कर देता है। क्राइम सीन पे पुलिस पहुंचती है। केस की तहकीकात करने डिटेक्टिव तकाशी भी पहुंचता है। उसे वहां पड़ा एक चाकू और कोर्ट में कुआनू का आईडी कार्ड मिलता है। आईडी कार्ड से पता चलता है कि कुआनू रॉ इंटेलिजेंस सर्विसेज का ऑफिसर है। विक्टिम की चेस्ट पे चाकू से काट के इस तरह एक्स बनाया गया है जिससे उसके गले की नस कट जाए। तकाशी समझ नहीं पाता कुआनू जैसे वेल ट्रेन ऑफिसर को अपनी आइडेंटिटी छोड़ के इस तरह मर्डर करने की क्या जरूरत पड़ी, वो भी इतने ब्रूटली, मानो बहुत गहरी दुश्मनी हो। पुलिस कुआनू की तलाश में लग जाती है, मगर कुआनू होटल के ही एक कैबिनेट में छुप के बैठा हुआ मिलता है। कुआनू की हालत देख के साइकेट्रिक डॉक्टर सुकुमा की मदद लेने का फैसला लिया जाता है, मगर कुआनू को स्टडी करने के बाद भी सुकुमा के हाथ कुछ नहीं लगता। पता चलता है कि पिछले 2 महीने में ऐसे और 3 मर्डर हो चुके हैं। तीनों विक्टिम के शरीर पे चाकू से एक्स मार्क बनाया गया था। मीडिया से ये बात छुपाई गई है। पहले तो तकाशी को लगा कि किसी मूवी या बुक से इंस्पायर होके ये मर्डर किए गए होंगे, मगर ऐसे कोई सबूत उसके हाथ नहीं लगते। ना इन मर्डरों का कोई चश्मदीद गवाह था। और हैरत की बात यह थी कि होश आने पर अरेस्ट किए गए किलर को कुछ भी याद नहीं होता था। उनका यही कहना होता था कि बस यूं ही मर्डर हो गया। तकाशी इस बात से गुस्सा है कि कोई यूं ही ऐसे ब्रूटली मर्डर कैसे कर सकता है। यहाँ टीचर यासुका बीच किनारे बैठ के अपने स्टडी नोट्स पे काम कर रहा होता है कि वो एक अनजान शख्स को यहाँ वहाँ घूमता देखता है। यासुका उससे पूछताछ करता है तो वो आदमी अपना नाम तक बता नहीं पाता, क्योंकि वो सब कुछ भूल गया है। वो कहाँ से आया, उसे कहाँ जाना है, ये भी उसे पता नहीं। वो काफी दिनों से भूखा भी है। उस पे तरस खा के यासुका उसे अपने घर ले आता है। यासुका की वाइफ बीमार है तो वो खुद ही कॉफी बना के उस आदमी को देता है। तभी यासुका को उस आदमी के कोट पे लॉन्ड्री का टैग दिखता है जिस पर मामिया लिखा होता है। यासुका समझ जाता है उस आदमी का नाम मामिया है, मगर उस आदमी को ये भी याद नहीं कि उसका नाम मामिया है। यासुका पुलिस को कॉल करना चाहता है, मगर मामिया मना करता है। वो यासुका से कहता है मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। यासुका बताता है मैं स्कूल टीचर हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। मामिया उसे उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। यासुका बताता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऊपर के कमरे में आराम कर रही है। यासुका मामिया को उसके बारे में पूछता है तो वो एक ही बात कहता रहता है कि उसे कुछ याद नहीं। अब मामिया यासुका को उसकी वाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल पूछने लगता है। वो सुन के यासुका डिस्टर्ब होता है। अब मामिया लाइटर जलाता है। यासुका फ्लेम को एकटक देखता रह जाता है, मानो वो हिप्नोटाइज हुआ हो। मामिया धीरे से उससे कहता है अब तुम मुझे तुम्हारी वाइफ के बारे में सब कुछ बताओगे। यहाँ शाम को तकाशी घर पहुँचता है तो पता चलता है फूमिका उसी की वाइफ है। फूमिका को कोई भी बात याद नहीं रहती, तो वो वॉशिंग मशीन में बिना कपड़े डाले उसे ऑन करके छोड़ देती है, तो खाने की प्लेट में कच्चा मांस रख देती है। तकाशी को फूमिका के इस बीमारी की आदत है, मगर अंदर से वो इन सब चीजों से उगता गया है। न चाहते हुए भी वो हस्बैंड होने का फर्ज निभाते जा रहा है। दूसरी ओर यासुका अपनी वाइफ का मर्डर करके सुसाइड करने की कोशिश करता है। यासुका ने उसकी वाइफ का मर्डर करके उसी तरह उसके सीने पे एक्स बना दिया है। पड़ोसियों का कहना था कि वो दोनों अच्छे कपल थे, ना कोई कर्जा ना कोई प्रॉब्लम, तो यासुका ने अपनी वाइफ की हत्या क्यों की? सुकुमा कहता है बस यूं ही। अब तकाशी हॉस्पिटल जाके यासुका से पूछताछ करता है। यासुका बस यही कहता है पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। तकाशी उससे पूछता है क्या तुमने कोई नॉवेल या मूवी देखी थी, क्या किसी से तुम्हारी बात हुई थी? मगर यासुका को कुछ याद नहीं। सच्चाई निकालने के लिए सुकुमा यासुका को उकसाता है कि तुम अपनी वाइफ से नफरत करते थे, झगड़ा करते थे, मगर यासुका कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी। तकाशी के लिए पहेली बन चुकी है कि बिना किसी वजह कोई अपनी वाइफ का मर्डर क्यों करेगा। यासुका रोने लगता है। तकाशी को लगता है कि वो नाटक कर रहा है। कहीं ना कहीं यासुका के दिल में उसकी वाइफ के लिए नफरत होगी, तभी उसने एक कदम उठाया, क्योंकि तकाशी अपनी वाइफ के एक्सपीरियंस से जानता है। सुकुमा का यही कहना होता है कि कोई भी चीज आदमी को क्राइम करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। इंसान का दिमाग ही डेविल है। तो तकाशी मर्डर का मोटिव ढूंढने में लग जाता है। यहाँ एक पुलिस वाला रास्ते से जा रहा होता है कि वो मामिया को छत से नीचे कूदते हुए देखता है। मामिया ज्यादा जख्मी नहीं होता, तो वो पुलिस वाला जिसका नाम ओकाइडो है वो उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। मामिया ओकाइडो से भी वही कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। मामिया की हालत देख के ओकाइडो उसे अगले दिन हॉस्पिटल भेजने का फैसला करता है। रात को वो उसे पुलिस स्टेशन में ही रुकाता है।
मगर मामिया को इस पुलिस स्टेशन में रखना ओकाइडो की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अब जैसे ही ओकाइडो का पार्टनर पेट्रोलिंग पे जाता है, मामिया ओकाइडो से भी वही कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। वो अचानक लाइटर जला के ओकाइडो को हिप्नोटाइज करता है और उससे कहता है, अब तुम मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताओगे। यहाँ अगले दिन तकाशी सुकुमा से मिलता है और उससे कहता है कि क्या इन सब मर्डर के पीछे हिप्नोटिज्म तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई इन लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे एक काम करवा रहा है? सुकुमा बात को हंसी में उड़ाता है। वो तकाशी से कहता है, हिप्नोसिस से इलाज किया जा सकता है, मर्डर नहीं। इंसान के दिमाग के अंदर की बात जानी जा सकती है। उसके कैरेक्टर को बदल के मर्डर वाली सोच उसके दिमाग में प्लांट नहीं की जा सकती। और क्राइम सीन पे बनाई जाने वाले एक सिंबल का क्या एक्सप्लेनेशन है? तकाशी ये सोच के हैरान है कि किलर का मोटिव क्या हो सकता है। उसी वक्त फूमिका अपने रूटीन विजिट को लेके साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। वो उसे वही पिछली वाली ब्लू बियर्ड बुक देता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये कहानी याद है? फूमिका कहती है, ये बुक जिंदगी में मैंने पहली बार देखी है, जिससे पता चलता है उसकी मेंटल हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दूसरी ओर मामिया को चेकअप करने के लिए पुलिस के जनरल हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद ओकाइडो अचानक अपने पार्टनर को शूट करके मार देता है और उसकी बॉडी को अंदर ले जाके उसका सर काट देता है। यहाँ हॉस्पिटल की डॉक्टर हारुकी मामिया से कहती है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिक वार्ड भेज दिया जाएगा। तो इस बार ग्लास से पानी नीचे गिरा के मामिया हारुकी को हिप्नोटाइज करता है। वो उससे कहता है, अब तुम मुझे तुम्हारे बारे में बताओगी। हारुकी की बातें सुनने के बाद मामिया हारुकी से कहता है, तुम्हारा डॉक्टर बनना मर्दों को पसंद नहीं था, क्योंकि मर्द औरत को अपने से कम समझते हैं। जब तुम मेडिकल कॉलेज में थी तब भी तुम्हें इसी बात को लेकर हैरेस किया गया। कॉलेज में प्रैक्टिकल के वक्त तुमने गुस्से से सामने रखे मुर्दे को चाकू से बुरी तरह चीरफाड़ दिया। उस बेजान मर्द पे तुमने अपना गुस्सा निकाला। तुम सर्जन बनना चाहती थी, मगर इस इंसिडेंट की वजह से तुम्हारी सर्जन की एडमिशन को रिजेक्ट किया गया और तुम्हें मामूली डॉक्टर बनना पड़ा। जो गुस्सा आज भी तुम्हारे अंदर है, आज भी तुम्हारा दिमाग किसी मर्द की चीरफाड़ करके उसे मारना चाहता है। इतना कह के मामिया वहां से जाता है तो दीवार पे बनाया एक्स का निशान हमें दिखाई देता है, जो एक आदेश है हारुकी के लिए। दूसरी ओर पुलिस ओकाइडो को अरेस्ट करती है। अब तकाशी ओकाइडो को इंट्रोगेट करता है। वो उससे पूछता है, तुमने तुम्हारे पार्टनर को सिर्फ शूट नहीं किया बल्कि उसका सर भी काट दिया। इतना ब्रूटली मारने के पीछे क्या वजह है? ओकाइडो कहता है, मैं उससे नफरत करता था। वो कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन झाड़ता था। 3 साल एक दूसरे के साथ काम करने के बाद भी हम दोस्त ना बन सके। उसे बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था, तो मैंने उसे मार दिया। सुकुमा ओकाइडो से पूछता है, क्या तुमने कोई चमकीली चीज देखी थी क्या? क्योंकि सुकुमा को शक है कि किसी ने ओकाइडो को हिप्नोटाइज किया था। वो टॉर्च की मदद से उससे पूछने लगता है, मगर ओकाइडो को कुछ याद नहीं। वो सुकुमा को टालने की कोशिश करता है तो तकाशी उससे जबरदस्ती जानने की कोशिश करने लगता है। तकाशी पूरी तरह कंफर्म है कि किसी ने ओकाइडो को हिप्नोटाइज किया था और वो उस हैवान का नाम जानना चाहता है। आखिर में ओकाइडो इतना ही बता पाता है कि उस आदमी का कोई नाम नहीं था। सुकुमा तकाशी से कहता है कि ओकाइडो अभी भी हिप्नोटाइज के अमल में है। तभी ओकाइडो वहां पड़ा प्लास्टिक का स्पून उठा के वही खड़े कांस्टेबल की चेस्ट पे एक्स का निशान बनाता है, जो हर मर्डर के बाद किया जाता था। निशान बनाते ही ओकाइडो हिप्नोटिज्म से बाहर आता है और ये देख के हैरान होता है कि वो इंट्रोगेशन रूम में है। अब उसे अपने पार्टनर के बारे में सुन के दुख होता है। यहाँ वो डॉक्टर हारुकी एक पब्लिक वॉशरूम में जाके एक आदमी का मर्डर करती है। उसने उस आदमी को बिल्कुल उसी तरह मारा है जैसे मेडिकल स्टूडेंट डेड बॉडी को पोस्टमार्टम स्टाइल में काटते हैं। वो उसके चेहरे को एक्स की शेप में काट देती है। इस मर्डर की खबर भी तकाशी को चलती है। वो और परेशान होता है कि शहर में ये क्या हो रहा है। वो क्राइम सीन की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे पुलिस रेडियो से पता चलता है कि उस सस्पिशियस आदमी को हॉस्पिटल में देखा गया है, जिसे ओकाइडो ने डॉक्टर हारुकी के पास चेकिंग के लिए भेजा था। तो अब तकाशी हॉस्पिटल जाता है और उस आदमी की यानी मामिया की तलाश करता है। हॉस्पिटल की स्टोर में छुपा हुआ मामिया उसे मिलता है। मामिया तकाशी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और उससे उल्टा पूछता है, मुझे अपने बारे में बताओ। मगर मामिया को अरेस्ट किया जाता है। अब मामिया को इंट्रोगेशन रूम में लाया जाता है। मामिया से उसका नाम, उम्र, ऑक्यूपेशन को लेके काफी सवाल पूछे जाते हैं, जिसका मामिया एक ही जवाब देता है, मुझे कुछ याद नहीं। तो अब गुस्सा होके तकाशी मामिया के सामने बैठ जाता है। वो सभी विक्टिम के फोटो उसके सामने रखता है और उससे पूछता है, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? मामिया बिना देख के तकाशी से कहता है, मुझे याद नहीं। तो अब तकाशी मामिया को उसी की फोटो दिखा के उससे पूछता है, इसे तो तुम पहचानते होंगे? मगर मामिया खुद को पहचानने से भी इनकार करता है। तकाशी उसे कहता है, इन सभी विक्टिम के आसपास तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। जाहिर है तुम इन लोगों को जानते हो।
तकाशी जानना चाहता है मामिया के दिमाग के अंदर क्या है, मगर मामिया उल्टा तकाशी को सवाल करता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मामिया लाइटर उठाने जाता है तो तकाशी को गुस्सा आता है। मामिया उससे एक ही बात कहते रह जाता है, मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। वो सुन के तकाशी मामिया को मारने दौड़ता है तो सुकुमा तकाशी को रोकते हुए उसे इंट्रोगेशन रूम से बाहर ले आता है। वो तकाशी से कहता है, ये लड़का साइको है, वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। रात को तकाशी घर आता है तो घर में फूमिका नहीं होती। तकाशी समझ जाता है फूमिका घर का पता भूल गई है। वो आसपास उसे ढूंढता है तो एक पार्क में उसे वो मिलती है। इस बात से तकाशी बहुत परेशान होता है, मगर वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है। यहाँ लॉकअप में मामिया के कपड़े निकाले जाते हैं तो उसकी पीठ पे एक बड़ा सा जलने का निशान दिखाई देता है, जो किसी फैक्ट्री में काम करते वक्त हुआ होगा। तकाशी शहर की फैक्ट्री में पूछताछ करता है तो एक फैक्ट्री में उसे मामिया के घर का पता मिलता है। घर का ओनर बताता है कि पिछले 6 महीने से मामिया घर नहीं आया। अब तकाशी घर की तलाशी लेता है तो पूरा घर बुक से भरा होता है। ज्यादातर बुक्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइकोथेरेपी पे होती है। मेस्मरिज्म पे भी कुछ बुक्स पढ़ी होती है। मैग्नेटिक हिप्नोसिज्म पे लिखे मामिया के कुछ नोट्स पड़े होते हैं जिस पर मुसाची मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम होता है। सभी नोट्स में मेस्मरिज्म का जिक्र होता है। तकाशी को बाथरूम में एक मरा हुआ बंदर दिखाई देता है जिसे शायद काफी टॉर्चर किया गया होगा। उसके भी सीने पे एक सिंबल से काटा हुआ होता है। तकाशी कंफर्म होता है कि मामिया ही वो शख्स है जो हिप्नोटाइज करके लोगों को मर्डर कराने के लिए मोटिवेट करता है, और वो लोग उन्हीं का मर्डर करते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। वो सुकुमा को कॉल करके बताता है कि मामिया साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, मगर वो रेयरली लेक्चर अटेंड करता था। अब तकाशी सुकुमा से पूछता है, क्या तुम किसी मेस्मर के बारे में जानते हो। वो सुकुमा से बात कर रहा होता है कि उसे अजीब फ्लैशेस आने लगते हैं जिसमें उसे फूमिका और टॉर्चर किया हुआ बंदर दिखाई देता है। क्या ये मामिया से मिलने का असर तो नहीं। डरते हुए वो अपने घर लौटता है तो देखता है फूमिका ने खुद को लटका के सुसाइड की है। वो देख के तकाशी शॉक होता है और रोने लगता है, मगर अगले ही पल फूमिका उसके सामने आती है तो पता चलता है ये तकाशी के दिमाग का खेल था। उसके दिमाग ने उसे वही दिखाया था जो वो अंदर से चाहता था। तभी तकाशी को पता चलता है कि सुकुमा ने मामिया को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, जिससे वो गुस्सा होता है। वो उस हॉस्पिटल में जाता है जहां उसी का असिस्टेंट तोमारू पहरा दे रहा है। तकाशी जबरदस्ती मामिया को मिलने उसकी रूम के अंदर जाता है। तकाशी मामिया से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चला है, सिर्फ ये बताओ ये मेस्मर कौन है, क्योंकि कॉलेज के लेक्चर छोड़ के तुम उस पर रिसर्च कर रहे थे। वो मामिया से कहता है, हम तुम पर उन सभी खून का इल्जाम साबित करके तुम्हें फांसी दिलाएंगे, तुम अब फिनिश हो। तभी अचानक मामिया उससे पूछता है, क्या तुमने तुम्हारी वाइफ की मौत देखी। वो सुन के तकाशी शॉक होता है। मामिया तकाशी से कहता है, तुम्हारी वाइफ मेंटली बीमार है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। एक तरफ पुलिस की जॉब संभालो और दूसरी तरफ बीमार वाइफ को। मामिया बताता है, ये सब मुझे तुम्हारे असिस्टेंट तोमारू से पता चला। तुम यहाँ मुझसे मिलने इसलिए आए हो ताकि तुम तुम्हारे दिल की बात मुझसे कह सको। तकाशी जानना चाहता है कि मामिया लोगों को कैसे हिप्नोटाइज करता है। अब जैसे ही मामिया लाइटर जलाता है, तकाशी झटके से उसे उड़ा देता है। वो मामिया से कहता है, हाँ मेरी वाइफ मेरे लिए बोझ है, उसे मारने के ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, मगर मैं पुलिस वाला हूँ, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रख सकता हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। तुम जैसे लोग हमारा जीना हराम कर देते हैं, सोसाइटी को खराब करते हैं। तुम जैसे साइको आराम से जी रहे हैं और हमारी जिंदगी नरक बनते जा रही है। मैं मेरी वाइफ को माफ कर सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं। तकाशी लाइटर जला के मामिया से कहता है, अब तुम तुम्हारे बारे में मुझे सब बताओगे। मामिया तकाशी से कहता है, तुम बड़े कमाल के आदमी हो, तुम में मुझे मेरी झलक दिखाई देती है। तभी अचानक छत से लाइटर पे पानी गिरता है। तकाशी एकटक होके पानी को देखते रह जाता है, मानो वो हिप्नोटाइज हुआ हो। मामिया तकाशी से कहता है, मैं तुमसे वो नहीं करवाऊंगा जो मैंने दूसरों से करवाया। मैं तुम्हें खुशी दूंगा, मैं तुम्हें एक नया जन्म दूंगा, बिल्कुल मेरी तरह। अब तकाशी रूम के बाहर आके पहले तो अपने असिस्टेंट की पिटाई करता है जिसने मामिया को उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। अगले दिन तकाशी सुकुमा से मिलने जाता है। सुकुमा बताता है कि मेस्मर 18वीं सेंचुरी का एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर था। वो पहला आदमी था जिसने हिप्नोसिस को गहराई से स्टडी किया। उसने हिप्नोसिस को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया, मगर उस वक्त लोग उसे काला जादू और विचक्राफ्ट समझते थे। कुछ लोगों का मानना था कि मेस्मर ने हिप्नोसिस को अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करना सीख लिया था। तकाशी पूछता है, कहीं मामिया इस मेस्मर के हिप्नोसिस की उन सीक्रेट बारीकियों को तो नहीं सीख गया। सुकुमा तकाशी से कहता है, ऐसा कुछ नहीं, वो बस अपनी याददाश्त भुला चुका है। फिर भी वो तकाशी को वार्न करता है कि वो अकेले मामिया से बात ना करे, पता नहीं वो क्या कर सकता है।
अब मामिया को कमिश्नर और जज के सामने प्राइवेटली पेश किया जाता है। कमिश्नर मामिया को इंट्रोगेट करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है अपना जुर्म मान लो, कम सजा होगी। तो उल्टा मामिया उससे पूछता है तुम ही बताओ, कमिश्नर के भेष में तुम कौन हो, करप्ट इंसान या ठरकी जानवर। जो बात सच थी। मामिया की बातें सुन के कमिश्नर के साथ सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मामिया तकाशी से कहता है ये लोग हम दोनों को क्या समझेंगे, तुम इनके जैसे नहीं हो, तुम स्पेशल हो, बिल्कुल मेरी तरह। सिर्फ तुम ही वो हो जो मेरे सब करने के पीछे की फीलिंग को समझ सकते हो। तकाशी गुस्सा होकर मामिया को वापस हॉस्पिटल भेज देता है। वो घर आता है तो वही रोज का रोना होता है। फूमिका डिनर में उसे कच्चा मांस देती है तो वॉशिंग मशीन ऑन छोड़ देती है। तकाशी के पेशेंस अब खत्म हो चुके हैं। एक पल वो अपनी वाइफ को मारने के लिए चाकू तक उठा लेता है, मगर खुद पे कंट्रोल रख के वो अगले दिन फूमिका को असाइलम लेके जाता है। वो उसे डॉक्टर के हवाले करता है। तकाशी को डर है कि कहीं वो सचमुच फूमिका को मार ना दे। डॉक्टर उससे कहता है फूमिका से ज्यादा तो तुम बीमार लगते हो। अब तकाशी अपने आप में खो जाता है। ऐसे में एक दिन सुकुमा उसे मिलने बुलाता है और उसे बहुत पुरानी एक फिल्म दिखाता है जिसमें एक औरत पे हिप्नोथेरेपी की जा रही है। हिप्नोटाइज करने वाले ने अपना चेहरा छुपाया है। वो हाथ से उस औरत के चेहरे के सामने हवा में एक्स बनाता है, मानो वो उस औरत को किसी तरह का कमांड दे रहा हो। सुकुमा बताता है इस औरत को हिस्टेरिया का प्रॉब्लम था। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि इस औरत ने इस सेशन के 2 दिन बाद अपने ही बेटे का मर्डर किया और उसके सीने पे चाकू से एक्स का निशान बनाया। ये मेस्मर हिप्नोसिस है। शायद मामिया भी इस मेस्मर हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता था। उस वक्त जापान में बुकारो नाम के डॉक्टर ने मेस्मर हिप्नोसिस को इंट्रोड्यूस किया था। तब उसे काला जादू ठहरा के गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया। तो बुकारो ने कल्ट समुदाय बना के इसे छुपके से परफॉर्म करना जारी रखा। सुकुमा ये बता रहा होता है कि वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जिससे पता चलता है कि उसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। जब सुकुमा मामिया के घर की तलाशी ले रहा था तब उसे वहाँ मेस्मरिज्म परफॉर्म करने की एक बुक मिली जिसका ऑथर बुकारो था। उसी ने 1988 में उसे लिखा था। उस बुक को पढ़ते हुए सुकुमा का दिमाग एक वीरान मिशनरी में पहुंच गया जहाँ से कभी वो बुकारो अपनी मिशनरी चलाया करता था। सुकुमा तकाशी को बताता है कि शहर के बाहर जो वीरान हवेली है वही बुकारो की मिशनरी है। तकाशी सुकुमा को उसकी सोच से बाहर निकालता है। अब जैसे ही सुकुमा अंदर के रूम में जाता है तो तकाशी को दीवार पे बनाया एक सिंबल दिखाई देता है। वो देख के तकाशी चौंक जाता है। उसे लगता है कि सुकुमा मामिया से जरूर मिला होगा, मगर ये सब उस बुक का असर था। अब गुस्से से तकाशी मामिया को रखे उस हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो देखता है मामिया तोमारू को मार के भाग गया है। तभी तकाशी को पता चलता है कि सुकुमा ने सुसाइड की है, क्योंकि सुकुमा खुद ही से नफरत करता था। खुद ही को मारने का आदेश उसे मिला था। अब तकाशी उस वीरान मिशनरी पहुंच जाता है जिसका जिक्र सुकुमा ने किया था। तकाशी को वहाँ बुकारो की फोटो दिखती है। तभी मामिया उसके सामने आ जाता है। वो तकाशी से कहता है मुझे पता था तुम मुझसे मिलने यहाँ जरूर आओगे, क्योंकि तुम मेरा सीक्रेट सीखना चाहते हो, मगर तुम्हें वो सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम यहाँ आए हो तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। तभी तकाशी गन निकाल के मामिया को शूट कर देता है। मरते हुए भी मामिया तकाशी के चेहरे के सामने एक्स निकाल के उसे मेस्मर हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, मगर तकाशी उसे मौका नहीं देता और गोलियां चला के उसे खत्म कर देता है। अब वो जैसे ही अंदर बुकारो की पुरानी रूम में आता है तो उसे वहां रखा एक फोनोग्राफ दिखाई देता है। तकाशी उसे प्ले करता है तो उसमें बुकारो की आवाज में मेस्मर हिप्नोटिज्म को परफॉर्म करने के सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तकाशी एकटक होके उन्हें सुनता है। अगले दिन पता चलता है हॉस्पिटल में किसी ने फूमिका को उसी तरह मारा है जैसे मामिया के घर में बंदर को मारा गया था। उसके सीने पे भी एक्स का निशान बनाया गया है। यहाँ तकाशी एक रेस्टोरेंट में बड़ी इत्मीनान से खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद वो लाइटर से सिगरेट सुलगाता है। वेट्रेस उसे कॉफी देके जाती है, मगर जैसे ही वो वहां से जाती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। वो नाइफ उठा के किसी को मार देती है। जाहिर है उस वेट्रेस ने उसी को मारा होगा जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। अब हमारे समझ में आता है कि बुकारो ने फोनोग्राफ पे रिकॉर्ड की सीक्रेट मेस्मर थेरेपी सुन के मामिया मेस्मर हिप्नोटिज्म का एक्सपर्ट बना था। तो उसकी मौत के बाद बुकारो के उसी थेरेपी ने अब तकाशी को मामिया जैसा बना दिया था। तकाशी ने मामिया की जगह ली थी। सबसे पहले तो उसने इस हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ फूमिका को नर्स के जरिए मरवाया और अब ये मौत का सिलसिला आगे जारी रहने वाला था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।